अगर एक बॉल को मैं हाई स्पीड के साथ सामने की तरफ फेंकूं तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। लेकिन अगर दूसरी बार मैं बॉल को सेम स्पीड के साथ आगे की तरफ फेंकूं लेकिन स्पिन करवा के फेंकूं, यानी कि ये जो बॉल है ये अपने एक्सिस पे गोल चक्कर काटते काटते ये आगे की तरफ जाएगी, तो क्या इस बार मैं कह सकता हूं कि इस बॉल के पास एक एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है? तो हाँ, इसका जवाब बिल्कुल सही होगा कि इस बॉल के पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है और उसे हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये बॉल जो है ये अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है। और इस वीडियो में हम वही पता लगाने वाले हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की, ROT। तो डिराइव करने के पहले आओ एक बार गेस कर लेते हैं, तुक्का लगा के देखते हैं कि कितनी आनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की। तो जब भी रोटेशनल मोशन में किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन मोशन में उसके सिमिलर क्वांटिटी को देखते हैं। और ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का सिमिलर चीज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। और इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, वो होता है हाफ इंटू मास ऑफ द बॉडी जो कि m इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर v²। तो फिर जब रोटेशनल मोशन में हम आते हैं तो हम सारे वेरिएबल्स को, ट्रांसलेशन के सारे वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देंगे रोटेशन के वेरिएबल से। तो इसे मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू, ये हाफ तो खैर कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट डाल दूंगा, हाफ इंटू मास। अब ट्रांसलेशन में मास होता है और उसका सिमिलर चीज रोटेशन में होता है, उसके बराबर का चीज रोटेशन में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिखते हैं I से। और फिर ट्रांसलेशन में है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो रोटेशन में उसका सिमिलर, उसके बराबर का टर्म हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, और ये ओमेगा का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फॉर्मूला आ गया हमें हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बिल्कुल ही सही है, लेकिन आओ अब इसे डिराइव करके देखते हैं कि क्या ये सही में ऐसा आता है, तो कैसे। तो आओ यहाँ पे हमारे पास जो बॉल है जो कि अपनी एक्सिस पे गोल चक्कर काट रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल निकालते हैं। तो पहली बात तो ये कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन कोई नई टर्म नहीं है, बल्कि ये सेम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है। आओ देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमारे पास जो बॉल है वो चक्कर काट रही है। मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट मास, इसका मास मान लेते हैं कि m1 है, छोटा सा मास। और इसकी जो वेलोसिटी होगी इस समय वो टेंजेंशियल होगी इस दिशा में कहीं, इसे मान लेते हैं कि v1। फिर अगर मैं दूसरा पॉइंट लूँ कहीं यहाँ पे, ये भी एज पॉइंट पे है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड तो सेम बराबर का होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो बदल चुका होगा, वो टेंजेंशियल इस दिशा में होगा v2। और इसकी मास मान लेते हैं m2। फिर अगर मैं एक पॉइंट लूँ जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में हो, कहीं यहाँ पे, इससे तो करीब है ना ये, तो इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर होगी वो सेम दिशा में पॉइंट कर रही होगी, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, इसकी जो स्पीड होगी वो अब थोड़ी कम हो गई होगी इसके कंपेयर। जैसे जैसे पॉइंट मास पास आते जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो छोटी होती जाती है। तो इसकी वेलोसिटी होगी v3 और इसका मास मान लेते हैं m3। अब वैसे ही अगर एक और पॉइंट हो जो कि एक्सिस के बहुत ही ज्यादा करीब हो, यहाँ पे कहीं, तो इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर होगी वो बिल्कुल ही नाम मात्र बराबर होगी, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, वेलोसिटी v4। और अगर एक पॉइंट जो कि एक्सिस के ऊपर ही हो तो उसकी तो वेलोसिटी होगी नहीं, उसकी वेलोसिटी तो 0 होगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हर एक पॉइंट मास की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग आ रही है। पिछले केस में जब बॉल सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था तो उस केस में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी एक ही थी और हम आसानी से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन निकाल पा रहे थे हाफ mv²। लेकिन इस केस में जब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पूरे बॉल की, तो हम क्या करेंगे, पूरे बॉल को छोटे छोटे पॉइंट मासेस में तोड़ देंगे, असल में नहीं बट ऐसे तोड़ देंगे, और फिर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हर एक पॉइंट मास का हाफ mv²। तो इस इसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ m1 इंटू v1 का होल स्क्वायर, v1 का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे इसमें सेकेंड पॉइंट मास उसका हाफ m2 इंटू वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे इसमें हाफ थर्ड पॉइंट मास का मास m3 इंटू v3 का होल स्क्वायर। और ऐसे करते करते सारे पॉइंट मासेस का हाफ mv² को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और उसे हमने नाम दे दिया है काइनेटिक एनर्जी रोटेशन।
सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन कोई अलग काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बस हर एक पॉइंट मासेस का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी का सम है। और यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या यहाँ पे वेक्टर डालना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसमें हम v जो होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो आओ इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन हो जाएगी इस पूरे चीज का समेशन, और इसे हम मैथ्स के टर्म्स में लिख सकते हैं सिग्मा हाफ मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर एम वी होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि हमारे पास अलग अलग पॉइंट मासेस की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है, और वेलोसिटी को हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं रोटेशन में v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो आप इसे रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू समेशन हाफ मास का m रह गया यहाँ पे, और वेलोसिटी की जगह पे हम लिखने वाले हैं r इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये जो होल स्क्वायर है ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो फिर हम दोनों टर्म्स को अलग अलग स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और तुम सोच रहे होगे कि ये मैंने क्यों किया, इससे क्या फायदा हो रहा है। तो इससे फायदा ये है कि ओमेगा अब एक कांस्टेंट टर्म है। वो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर एक पॉइंट जो है वो सेम टाइम में एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर पा रहा है। पूरे बॉल के हर एक पॉइंट्स की जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, और इसलिए मैंने यहाँ पे ओमेगा लिख दिया है। और इसका फायदा अब ये होने वाला है कि ओमेगा को मैं अब समेशन के बाहर ला सकता हूँ। जो भी कांस्टेंट टर्म है मैं उसको समेशन के बाहर ला सकता हूँ। यहाँ पे जब हमने लिखा था हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर, तो समेशन करते टाइम हम हाफ को बाहर ला सकते थे और लिख सकते थे m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। तो वो हो जाता, यहाँ पे जो हाफ है वो समेशन के बाहर आया था। ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे अब हाफ और ओमेगा दोनों को ही बाहर लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ समेशन और अंदर बच जाएगा मास इनटू तुम्हारा रेडियस, और रेडियस अलग अलग इसलिए है क्योंकि हर एक पॉइंट मास की जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो अलग अलग है। तो ये हो जाएगी हमारे समेशन के अंदर, और ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर लिख लेंगे हाफ समेशन एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन इससे हमें फायदा क्या हुआ, क्योंकि अभी भी तो समेशन के अंदर हमारे पास m है और r है, और m और r दोनों ही वेरिएबल हैं। यहाँ पे बॉल पे जो भी पॉइंट मासेस होंगे उनकी जो मास होंगे वो अलग अलग हैं, m1 m2 m3 डॉट डॉट डॉट। और जो सारे पॉइंट मासेस हैं उनका जो रेडियस है यानी कि एक्सिस से डिस्टेंस वो भी तो अलग अलग है, r1 r2 r3 वगैरह वगैरह। तो फिर इससे हमें बड़ा फायदा क्या हो रहा है, तो फायदा ये है कि अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो एम आर स्क्वायर कुछ नहीं बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर एक पॉइंट एक एक्सिस के अबाउट चक्कर काट रहा है ना, तो उस पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हम लिखते हैं m इंटू आर स्क्वायर से, जहां पे r एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी होती है। और अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस एक एक्सिस के अराउंड चक्कर काट रहे हैं तो उन सारे पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं एज I इज इक्वल टू समेशन m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर का होल स्क्वायर। और वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बॉल के सारे पॉइंट मासेस जो हैं इस बॉल के एक्सिस के अबाउट चक्कर काट रहे हैं, तो मैं इस पूरे टर्म को उनसे रिप्लेस कर सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल से। तो अब इसे लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉल I ऑफ द होल बॉल इनटू एंगुलर वेलोसिटी का होल स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर। और ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यही तो हमने कहा था। तो क्या बताता है काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, तो अगर तुम्हारे पास एक बॉल है जो कि रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, तो उस केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉल के हर एक पॉइंट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताएगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक बॉल है जो कि रोटेट भी कर रही है अपनी एक्सिस पे गोल गोल और साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रही है एक दिशा में, जैसे कि मान लो कि स्पिनर अश्विन वो एक बॉल फेंकता है तो उसकी बॉल जो है वो स्पिन भी करती है और साथ साथ आगे बैट्समैन की तरफ भी जाती है। तो उस केस में अगर तुम रोटेशन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो उसमें ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, वो
पॉइंट्स के ट्रांसलेशन की जो एनर्जी होगा उसे इंक्लूड नहीं करेगा। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो कि सेंटर ऑफ मास के मोशन के कारण होती है। सेंटर ऑफ मास के मोशन के कारण VCM, उसके कारण जो एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ m VCM का होल स्क्वायर। और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वाली एनर्जी है जो कि हर पॉइंट के रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास के कारण आती है। तो अगर एक बॉल है जो कि रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, तो उस केस में तुम पहले ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे और उसे फिर ऐड कर दोगे रोटेशन काइनेटिक एनर्जी से, जो कि तुम्हें दे देगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। और ऐसा तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि हर पॉइंट जो है बॉल पे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करके आगे ही नहीं जा रहा है, बल्कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब वो रोटेट भी कर रहा है, चक्कर भी काट रहा है। इसलिए इस पॉइंट की दो वेलोसिटी हो जाएगी, एक तो रोटेशन वाली वेलोसिटी और एक हो जाएगी ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी। और इसलिए दोनों के ही कारण अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आएगी और उसे तुम जोड़ के टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो आओ इस पे एक प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो हमारे पास दी हुई है एक बॉल जो कि एक वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है, ट्रांसलेट कर रही है, और ये वेलोसिटी दी हुई है हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड। और ये जो बॉल है ये अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, और इसके रोटेट करने की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ये हमें दी हुई है 50 रेडियन पर सेकेंड। और एक बॉल का मास, एक क्रिकेट बॉल का मास मैंने चेक किया ऑनलाइन, ये होता है m = 150 ग्राम। लेकिन ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट है किलो, तो इसे किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो हो जाएगा 0.150 किलोग्राम्स। और मैंने रेडियस भी ऑनलाइन जाके चेक कर लिया था, तो रेडियस जो होता है वो होता है 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर फिर से ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो होगा 0.035 मीटर। बहुत सारी गलतियां तो यहाँ यूनिट कन्वर्जन में ही हो जाती हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हमें इस बॉल का टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, KE ट्रांसलेशन। ओके, तो ये होता है, ये हमने पहले निकाल रखा था, ये होता है हाफ mv²। यहाँ पे जो v है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ये हमें सिर्फ बताएगी इस बॉल के हर एक पॉइंट के ट्रांसलेशन की एनर्जी। और अगर ये बॉल रोटेट नहीं कर रहा होता तो हर एक पॉइंट जो है सेम वेलोसिटी से आगे ट्रांसलेट कर रही होती, और वो वेलोसिटी होती सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशन वेलोसिटी। इसलिए हम यहाँ पे VCM लिखते हैं। तो अगर इसे मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू मास, मास हो गया 0.150 kg, इंटू वेलोसिटी जो कि है 40 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर, और ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, ये आता है 120 जूल्स। फिर मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, क्योंकि ये बॉल जो है ये रोटेट भी कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मुझे बताता है हर एक पॉइंट की रोटेशन एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास, और वो हमने निकाला था, आया था एज हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। तो और आई जो है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अलग अलग शेप की बॉडी के लिए अलग अलग आती है। तो यहाँ पे अपने बॉल को हम स्फेयर मानते हैं, परफेक्ट यूनिफॉर्म स्फेयर, और यूनिफॉर्म स्फेयर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो होती है 2/5 mr²। 2/5 mr², ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी रोटेशन ये आ जाएगा = हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। और अगर इस पे तुम सारे वैल्यूज पुट करो, मास की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू, तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी टोटल आ जाएगी 0.019 जूल्स। और तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास जो एनर्जी ऑफ रोटेशन है और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रांसलेशन की एनर्जी बहुत ही ह्यूज आई है, जबकि रोटेशन की एनर्जी बहुत ही छोटी आई है। और ऐसा जाहिर सी बात भी है, अगर तुम्हें ये बॉल लगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली है 40 मीटर पर सेकेंड से आने वाली बॉल से। लेकिन अगर एक बॉल सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही है 50 रेडियन पर सेकेंड से, तो उससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो चलो अब टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए KE टोटल, ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, KE ट्रांसलेशन प्लस KE रोटेशन, और वो हो जाएगा 120 प्लस 0.019, और ये आ जाएगा 120.019 जूल्स। तो आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई सी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी शेप की ऑब्जेक्ट, जो कि ट्रांसलेट भी कर रही है एक VCM के साथ
और रोटेट भी कर रही है एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ। और उस केस में अगर तुम्हें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो पहले तुम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन मोशन की निकाल लेना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, जहां पे वी सी एम जो है वो ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशन वेलोसिटी है। और फिर उसके बाद तुम काइनेटिक एनर्जी रोटेशन निकालना, रोटेशन मोशन की, वो निकालोगे तुम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पे आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस ऑब्जेक्ट का, और अलग अलग शेप की ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम ओमेगा स्क्वायर से जो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। और फिर अगर तुम इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज को सम कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो तुम्हारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट के मोशन का, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों की मोशन का।